इसी को डिटेल में समझने के लिए हमने अपने स्टूडियो में इनवाइट किया है दो खास मेहमानों को। हमारे साथ स्टूडियो में है जाने माने इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट डॉक्टर शरद कोहली और प्रॉपर्टी में स्ट्रेटेजिक बिजनेस प्लानर अमित सौरभ। हम आप दोनों का स्टूडियो में वेलकम करते हैं। सबसे पहला सवाल शरद कोहली जी आपसे करूंगी कि डाइवर्स पोर्टफोलियो बिल्ड करना हमेशा से एक अच्छी बात मानी गई है, लोग उसमें पैसा भी लगाते हैं, लोग उसको प्रेफर भी कर रहे हैं, लेकिन प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना आपको क्या लगता है कि ये कितना बेहतर विकल्प आज के, अगर मैं पर्सपेक्टिव में बात करूं, कितना बेहतर विकल्प लोगों के लिए है और खासकर कोविड जैसी वैश्विक महामारी के बाद? पिछले 8-10 साल को देखें तो उसमें प्रॉपर्टी मार्केट में काफ़ी स्ट्रगल रहा, प्रॉपर्टी मार्केट पर बहुत दबाव दिखाई दिया और जगह जगह प्रोजेक्ट, लोगों ने मकान खरीदे, दुकानें खरीदी, कमर्शियल प्रॉपर्टी ली, लैंड लिया, पर उसमें कोई बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं दिखी। पर पिछले अगर हम 2-3 साल लें, खासकर कोविड, और उम्मीद तो ये की जा रही थी कि शायद कोविड में प्रॉपर्टी मार्केट उसके बाद और ज़्यादा उथल पुथल उसमें मच जाएगी, पर हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। कोविड के बाद हमने देखा कि प्रॉपर्टी मार्केट में बहुत ज्यादा रौनक आ गई और प्रॉपर्टी मार्केट जो बहुत सालों से दबी हुई थी उसमें एकदम से तेजी देखी जाने लगी और ये ना केवल दुकानों में, लैंड में, बल्कि मकानों में, अपार्टमेंट्स तक में, फ्लैट्स तक में तेजी देखी जाने लगी। और इसी की वजह से प्रॉपर्टी एक बार फिर से बहुत अच्छा निवेश का विकल्प या इन्वेस्टमेंट का ऑल्टरनेट निकल के आया। जमीन जायदाद जिसको हम बोलते हैं, उसमें लोगों ने फिर से खरीद फरोख्त शुरू कर दी, उसमें लोगों ने अपना पैसा लगाना शुरू कर दिया। पर इसमें पैसा लगाने से पहले 2-3 चीजें बहुत ध्यान रखने वाली हैं जो मैं शुरू में ही बताना चाहूंगा। पहली बात तो यह है कि जब भी आप प्रॉपर्टी में पैसा लगाते हैं, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रॉपर्टी दो वजह से ली जाती है। या तो आप उसको इस्तेमाल करते हैं, मान लीजिए कोई फ्लैट है, कोई अपार्टमेंट है, कोई घर है, कोठी है, मकान है, दुकान है, दुकान में आप कोई अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, फ्लैट, मकान में, कोठी में आप रहना चाहते हैं, आपका परिवार, आपकी फैमिली रहना चाहती है। दूसरा पर्पस होता है कि आप जैसे शेयर्स में, बैंक के फिक्स डिपॉजिट्स में, म्यूचुअल फंड्स में जैसे आप इन्वेस्ट करते हैं, वैसे ही आप प्रॉपर्टी में भी अपना पैसा लगाते हैं। पर उसका मकसद पैसा लगाने का होता है कि आपके पैसे पे आपको रिटर्न मिले, और 2 तरीके से ही रिटर्न आता है। एक तो यह है कि मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए किसी प्रॉपर्टी में लगाया और वो 2-3-4 साल बाद बढ़ के 13-14 लाख, 15 लाख की हो गई, तो जिसको हम बोलते हैं कैपिटल एप्रिसिएशन। दूसरा पर्पस होता है कि आप उससे किराया वसूलते हैं, मतलब आपने प्रॉपर्टी ली, उसको किराए पे चढ़ा दी, और जो किराया आता रहा वो आपका एक तरह से प्रॉपर्टी पर रिटर्न बन गया। दोनों भी आ सकते हैं, मतलब कि किराया भी आ सकता है और साथ साथ प्रॉपर्टी के कैपिटल में बढ़ोतरी भी हो सकती है। तो मकसद ये देखना पड़ेगा कि आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो आप अपने इस्तेमाल के लिए ले रहे हैं या आप इन्वेस्टमेंट के लिए ले रहे हैं। दोनों के लिए बिल्कुल अलग अलग पैमाने चलते हैं। मतलब अपने लिए लेनी है तो देखना पड़ेगा कि आपके रहने के लिए वहां सहूलियतें क्या हैं, आपके बच्चों के स्कूल पास में है कि नहीं, अस्पताल पास में है कि नहीं, आपके कामकाज की जगह से कितनी दूरी है, वगैरह वगैरह। ये सब चीजें, अड़ोस पड़ोस कैसा है, पानी बिजली की प्रॉब्लम है कि नहीं, ये सब चीजें देखनी होती हैं। और जब आप इन्वेस्टमेंट के लिए लेते हैं तो आप ये देखते हैं, उसमें भी ये सब चीजें देखनी होती है, क्योंकि कीमत उसकी जब भी बढ़ेगी अगर ये सब सहूलियतें वहां पर होंगी, पर फिर भी पैमाने बदल जाते हैं, क्योंकि आपको पता है आपको वो इन्वेस्टमेंट के लिए लेनी है। पर ध्यान रखने वाली बात, जो सबसे जरूरी बात मैं शुरू में बताना चाह रहा था, कि जो भी हमारे व्यूअर्स डीडी उर्दू के आज पैसा बोलता है कि इसको देख रहे हैं, उनको यह ध्यान रखना है कि प्रॉपर्टी में जब भी आप इन्वेस्ट करें तो आपको याद होगा, हमने पैसा बोलता है में इन्वेस्टमेंट से संबंधित बहुत सारे प्रोग्राम्स किए हैं। उसमें हम एक टर्म की बात करते हैं कि ये छोटी टर्म के लिए होता है या लंबे टर्म के लिए होता है। तो प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट अमूमन छोटी अवधि के लिए या छोटे टर्म के लिए, छोटी म्याद के लिए नहीं होता है, यह एक लंबी म्याद के लिए किया जाता है। तो जो भी शख्स प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करे वो ये ध्यान रखे कि उसके दिमाग में एक लंबी म्याद होनी चाहिए, यानी कि 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल। ये मत सोचे कि मैं 2 महीने में, 3 महीने में इसको बेच के निकल आऊंगा, भले, क्योंकि प्रॉपर्टी को बेचना और खरीदना दोनों ही उतने आसान नहीं होते हैं। जैसे जैसे कार्यक्रम आगे चलेगा हम इस पर भी फोकस करेंगे कि प्रॉपर्टी में जब आप निवेश करें तो आपको किन बातों का ध्यान रखना होता है। स्मृति, बिल्कुल, बहुत अच्छी तरीके से बखूबी आपने ओवरव्यू दिया डॉक्टर कोहली।
डॉक्टर कोहली, ऐसे कौन से एडवांटेजेस हैं जिनको हम आम पब्लिक को समझाना चाहें बेहतर लैंग्वेज में, कि ऐसे कौन से एडवांटेजेस हैं जो कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट या रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करके लोगों को 5 ऐसे एडवांटेजेस हैं जो हम उंगलियों पे गिना सकें? बहुत उम्दा सवाल है स्मृति, क्योंकि यही मुद्दा है। और जब भी कोई प्रॉपर्टी में लगाना चाहता है तो वो यही सोचता है कि मुझे इसमें से क्या फायदा होने वाला है, क्या नुकसान होने वाला है, क्या दिक्कतें आने वाली हैं। बिल्कुल मैं लिस्ट आउट करने की कोशिश करता हूं। देखिए, आपने 5 पूछे हैं, तो मैं कोशिश करता हूं कि मैं 5 या उससे ज्यादा ही बताऊं। पहला आपको एडवांटेज ये मिलता है कि आपका पैसा जब आप प्रॉपर्टी में लगाते हैं, जैसा कि अभी अमित ने बताया, कि वो रिलेटिवली सेफ है, क्योंकि आपके हाथ में एक ठोस, एक सॉलिड इन्वेस्टमेंट है। ऐसा नहीं है कि आपने किसी पेपर में, कहीं हवा में इन्वेस्ट किया, उसको आप छू सकते हैं, आप देख सकते हैं, बल्कि उसमें रह भी सकते हैं, उसमें आप खेल भी सकते हैं, उसमें आप बिजनेस भी कर सकते हैं। तो पहला तो यह है कि वो बहुत सिक्योर माना जाता है। दूसरा, उसमें रिटर्न, जब ये मार्केट तेजी में होती है, जैसा कि मैंने बताया आजकल ये तेजी में दिख रही है, तो इसमें रिटर्न बाकी के इन्वेस्टमेंट से अच्छा आता है। ये इसका दूसरा फायदा हो गया। तीसरा फायदा अगर हम इसका लेके चलें, तो तीसरा फायदा यह होता है कि आप जब इसको बेचने जाएंगे तो ऐसा बहुत रेयर होता है कि यह आपकी इन्वेस्टमेंट डेड हो जाए। मतलब या तो आपने बिल्कुल ही किसी ऐसी जगह लगा दिया है जहां पर कि कोई खरीदने वाला ही नहीं है, या बिना सोचे समझे कर दिया है। थोड़ा भी अगर आपने इसको सिस्टमैटिकली किया है तो यह आपको ऐसा नहीं होगा कि यह डेड इन्वेस्टमेंट बन जाएगी। यह इन्वेस्टमेंट आपको कुछ ना कुछ जरूर दे के जाएगी। चौथा फायदा इसमें यह है कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट के लिए भी लिया है, तो जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि इन्वेस्टमेंट के लिए ली गई प्रॉपर्टी भी, उसमें सब चीजें देखनी होती है। जो मैंने खुद रहने के लिए या खुद इस्तेमाल के लिए जो मैंने प्रॉपर्टी के लिए जिक्र किया, अड़ोस पड़ोस कैसा है, मार्केट पास है कि नहीं, हॉस्पिटल पास है कि नहीं, स्कूल पास में है कि नहीं, वगैरह वगैरह, जो चीज आप एक मकान लेते टाइम, एक घर लेते टाइम उदाहरण के तौर पर देखते हैं, तो वही चीज आप इन्वेस्टमेंट में भी देखते हैं। तो ऐसा भी है कि मान लीजिए आपने इन्वेस्ट किया, और मैं तो बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के लिए ली थी और अब वो उसको खुद इस्तेमाल करने लगे। एक शख्स तो मुझे मिले, उन्होंने कहा मैंने दुकान ली थी ये सोच के कि मैं इस दुकान को कुछ साल रखूंगा, किराए पे दूंगा, और किराए पे देके किराया आता रहेगा, जब प्रॉपर्टी जब कीमत बढ़ जाएगी तो मैं इसको बेच दूंगा। और मैंने देखा, मैं उनको कुछ महीने बाद मिला, मैंने देखा वो तो खुद ही अपनी वहां पर दुकान खोल के चला रहे थे। तो मैंने उनसे पूछा, वो कहते हैं कि मुझे लगा कि यहां पर तो मैं दुकान इस चीज की खोल लूं, मुझे आइडिया आया, मैंने यहां पर दुकान खोल ली। तो उसको आप खुद भी, आप इन्वेस्टमेंट के लिए लिया, पर आप उसका इस्तेमाल खुद भी कर सकते हैं। और पांचवा एडवांटेज, जो बहुत बड़ा एडवांटेज है स्मृति, जो मैं आखिर के लिए मैंने छुपा के रखा था, क्योंकि आपने 5 पूछे थे तो 5 तो जरूर बताऊंगा, कि आप उस प्रॉपर्टी खरीदने के लिए अगर आपके पास पैसे नहीं भी हैं, मान लीजिए 20 लाख की प्रॉपर्टी है, आपके पास कुल 10 लाख रुपए हैं, पर आपको लगता है कि प्रॉपर्टी मुझे जरूर लेनी है और इसको लेके मुझे फायदा होगा, आप उसके अगेंस्ट लोन आसानी से ले सकते हैं। मतलब आप लोन ले, यानी कि 20 लाख रुपए की प्रॉपर्टी, आपकी जेब में कुल 10 लाख है, कई बार तो 5 लाख है, तब भी काम चल जाएगा। बाकी का आप उधार लेके, बहुत सारी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं, बैंक्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि लोन देते हैं, और ये लोन बहुत ज्यादा महंगी दरों पर भी नहीं होते। आजकल थोड़ी सी दर बढ़ी हुई है, पर फिर भी मैं मानता हूं कि दर बहुत ज्यादा नहीं है। तो आप लोन लेके भी प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, यानी कि आपके पास जितना पैसा है उससे बढ़ के आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और अगर आप उस लोन का ब्याज भी लगाएं और जो रिटर्न लगाएं इस पे, यानी कि किराया आ रहा है, कीमत बढ़ रही है, तो कई बार आजकल तो खासकर देखा जा रहा है कि वो लोन महंगा नहीं पड़ता, क्योंकि उसके ब्याज से कई गुना बेटर आपको कैपिटल एप्रिसिएशन मिल रहा है और आपको साथ में रेंट भी मिल रहा है। तो ये 5 फायदे हैं स्मृति। और एक चीज जो मैं यहां पर बहुत जरूरी बात जोड़ना चाहूंगा, कि ऐसा माना जाता है जनरली कि प्रॉपर्टी के लिए बड़ा पैसा चाहिए। मतलब हम कहते हैं बैंक में फिक्स डिपॉजिट करानी है तो भाई 5,000 रुपए, 10,000 रुपए हो तब भी आप डिपॉजिट करा सकते हैं। आपको शेयर्स लेने हैं तो भी 5-10 हजार से काम चल सकता है। आपको म्यूचुअल फंड में करना है 500, 1000 रुपए, 2,000, 5,000, 10,000 से काम चल सकता है। तो ऐसा माना जाता था कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट के लिए बड़ा पैसा चाहिए, यानी कि बात हजारों में नहीं, बात लाखों में है। ये आप छोटी मोटी, आप गांव की प्रॉपर्टी भी आजकल तो दे, तो वहां भी काफी पैसा लगता है। तो इसके लिए सरकार ने एक बहुत अच्छा कदम उठाया है, जो कि मैं कहे बिना मुझसे रहा नहीं जा रहा। इसलिए नहीं रहा जा रहा कि दर्शक वो जुड़े रहे इस कार्यक्रम से, क्योंकि उनको ये समझ में आया कि ये भैया ये तो बहुत पैसे वालों का खेल है, ये हमारे मतलब का डिस्कशन नहीं है। पर साहब ऐसा नहीं है, क्योंकि सरकार ने 2 ऐसी चीज निकाली हैं
जिससे आप बहुत छोटे पैसे से भी प्रॉपर्टी में निवेश कर सकते हैं। उन दो का नाम मैं यहां जिक्र करना चाहूंगा स्मृति, आपकी इजाजत हो तो। बिल्कुल डॉक्टर कोहली, हम सुनना भी चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह से आप समझा रहे हैं आम जो जनता है उसे एक कनेक्टिविटी बनाने में, उनको समझाने में बहुत आसानी हो रही है। जी बिल्कुल, देखिए पहला जो नाम है वो है REIT। REIT का मतलब है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। जैसे एक म्यूचुअल फंड चलता है, इसी तरह से ये रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट चलता है। बहुत सारे लोग थोड़ा थोड़ा पैसा डाल के, और ये जो ट्रस्ट होती है ये उससे बड़ी प्रॉपर्टी खरीद लेती है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा बूंद बूंद करके घड़ा भरता है, घड़ा भर जाता है और उस घड़े से बहुत बड़ी प्रॉपर्टी आ जाती है। उसके रेंट का बेनिफिट, उसके कैपिटल एप्रिसिएशन का बेनिफिट उन सब लोगों को मिलता है जिन्होंने छोटे छोटे पैसे डाल के ये किया था। इसमें आप अब तो 10,000 15,000 रुपए से भी निवेश कर सकते हैं। और दूसरा प्रोडक्ट है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। एक तो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट की बात हुई, एक हुई इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, मतलब जो ये सरकारी, इस पे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, जो सरकार के इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट है या इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, उनमें आप निवेश ये छोटा पैसा डाल के करते हैं। तो पहला REIT, दूसरा बोलते हैं आप इनविट, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, और पहली हुई रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। तो इन दो में आप 10-15 हजार रुपए से भी निवेश करें, आपको बाकायदा वही फायदा मिलेगा जो लाखों रुपए की प्रॉपर्टी खरीद के बड़ा पैसा डाल के फायदा मिलता है। वही अब इन छोटा पैसा डाल के, यानी कि छोटे निवेशक, छोटे इन्वेस्टर्स भी जुड़ के फायदा उठा सकते हैं। मैं समझता हूं स्मृति कि इसने पूरे के पूरे रियल एस्टेट के इन्वेस्टमेंट जगत में, इन्वेस्टमेंट के माहौल में इतना बड़ा बदलाव लाया है, क्योंकि वो छोटे इन्वेस्टर्स, कभी एक सपना रहता था कि हम कभी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर पाएंगे, कब जाके हमारे पास 50 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए, 20-25 लाख रुपए जुड़ेगा और हम ले पाएंगे। पर अब इन्वेस्टमेंट के लिए आप इन दो प्रोडक्ट्स के जरिए आप निवेश कर सकते हैं और आप बाकायदा वही रिटर्न ले सकते हैं जो कि बड़ा पैसा डाल के मिल सकता है। बिल्कुल डॉक्टर कोहली, और जिस तरह से आपने REIT और इन्विट्स के बारे में बताया, ये ऐसे गेम चेंजर्स भी माने जा रहे हैं जो आगे चल करके इन्वेस्टमेंट जगत में प्रॉमिस कर रहे हैं कि एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं। डॉक्टर कोहली, अगर कोई इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करना चाहता है प्रॉपर्टी में, चाहे फिर वो कमर्शियल या नॉन कमर्शियल, मैं ओवरऑल प्रॉपर्टी की बात कर रही हूँ, क्या ऐसी बेसिक्स हैं जिनको ध्यान में रखना चाहिए इन्वेस्टमेंट से पहले, और क्या ऐसी रिक्वायरमेंट्स हैं कि एक पर्सन को फुलफिल करना चाहिए कि अब मैं निवेश करना चाहता हूं या निवेश करना चाहती हूं, तो उससे पहले मेरे पास ये क्राइटेरिया फुलफिल होने चाहिए? बिल्कुल स्मृति, आपने बिल्कुल मेरे, जैसे कहते हैं कि मुंह से बात छीन ली, क्योंकि मैं इसी पर बोलना चाह रहा था कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट जितना लुभावना होता है उतना ही इसमें होशियारी भी चाहिए होती है। और होशियारी क्या चाहिए, आप जब भी कोई प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के लिए ले रहे हैं तो क्या क्या चीज, एक चेकलिस्ट बना लेते हैं कि क्या क्या चीजें आपको प्रॉपर्टी में देखनी चाहिए, यानी कि उस जिसमें आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं वहां पर क्या क्या चीजें आपको देखनी चाहिए। पहला आपको देखना है कि ये जो प्रॉपर्टी आप लेने जा रहे हैं, इस प्रॉपर्टी की जो ओनरशिप है, यानी कि जिस शख्स के पास ये प्रॉपर्टी है, जिस कंपनी के पास, जिस एजेंसी के पास ये प्रॉपर्टी है, क्या उसकी मालकियत पूरी तरह से साफ है कि नहीं, पूरी तरह से पाक है कि नहीं। अगर मैं सीधा बोलूं तो मतलब कहीं बीच में कोई ऐसा तो नहीं है, कोई झगड़ा चल रहा है या कोर्ट में डिस्प्यूट चल रहा है, या उसकी मालकियत में कहीं कोई कंफ्यूजन है, पता लगा जिसकी मालकियत है वो इस समय दुनिया में नहीं है, या वो ठीक से विल नहीं हुई है, बहुत सारी चीजें, प्रोबेट नहीं हुआ है, बहुत सारी चीजें होती हैं जो देखना होता है कि प्रॉपर्टी की मालकियत पूरी तरह से क्लियर होनी चाहिए, पहले आपको ये देखना पड़ेगा। दूसरा आपको देखना है कि प्रॉपर्टी के ऊपर जो आप लेने जा रहे हैं, अभी हमने लोन की बात करी, अभी अमित ने बताया आपको कितनी आसानी से लोन मिल जाता है, और आजकल तो लोन लेके प्रॉपर्टी को खरीदना एक ट्रेंड बन गया है, क्योंकि जब आप, जैसा अमित ने बताया, 10% दे के 2 लाख दे के आप 20 लाख की प्रॉपर्टी ले लेते हैं, बाकी की किस्तें बन जाती हैं, तो प्रॉपर्टी लेना इतना आसान हो गया उसकी वजह से कि बहुत लोग इस लोन की प्रोसेस से जुड़ रहे हैं। तो आपको यह देखना है कि जो प्रॉपर्टी आप लेने जा रहे हैं, ऐसा तो नहीं उस पर कोई लोन अभी बकाया हो, ऐसा ना हो आप ले लें और वो लोन आपके गले में पड़ जाए, यानी कि आपने पैसा भी दे दिया और वो लोन, बहुत सारे किस्से ऐसे सुनने में आते हैं, और लोन भी तो इसलिए आपको उस पर, अगर लोन चल रहा था उस प्रॉपर्टी पे, तो एक नो ड्यूज सर्टिफिकेट आपको उस प्रॉपर्टी पर उसके ओनर से और उस एजेंसी से जहां से उसने लोन लिया हुआ था, वो बैंक है, NBFC है, उससे एक नो ड्यूज सर्टिफिकेट आपको ले लेना चाहिए।
मान लीजिए वो प्रॉपर्टी पुश्तैनी है, मतलब कि वो बाप दादाओं के जमाने से चली आ रही है, परदादाजी ने दादाजी को दी, दादाजी ने अपने फिर अपने वालिद के पास आई, उसके पास आगे बेटे के पास गई, वगैरह वगैरह। तो आपको उसमें पूरा फैमिली का ट्री और आपको उसमें वसीयत पूरी तरह से देखनी चाहिए कि क्या ये वसीयत के जरिए ये प्रॉपर्टी जब एक से दूसरे के पास गई तो वो वसीयत में क्या लिखा हुआ था, क्या वो वसीयत कोर्ट में रजिस्टर्ड थी, क्या उस वसीयत को लेके किसी ने क्वेश्चन तो नहीं किया है, ये भी कागजात आपको साथ रखना चाहिए। दूसरा, जब आप प्रॉपर्टी को अपने नाम रजिस्टर कराने जाएं तो जो रजिस्ट्री है उस पर स्टैंप ड्यूटी दी जाती है। हमारे दर्शक इस बात को जानते होंगे, तो लगभग सभी लोग जानते हैं कि एक सर्टेन हर स्टेट में अलग अलग रेट होता है। आजकल ख्वातीनों के लिए अलग रेट है और मर्दों के लिए अलग रेट है। तो क्या वो स्टैंप ड्यूटी जिस रेट से स्टेट ने डिटर्मिन की हुई है, क्या वो स्टैंप ड्यूटी पूरी आप दे रहे हैं, उसके कागजात रजिस्ट्रार ऑफिस में पूरे सबमिट किए जा रहे हैं, जो बेचने वाले को, खरीदने वाले को और जो गवाह हैं साथ में, विटनेस हैं, उन सब की मौजूदगी जरूरी है। तो आपको प्रॉपर्टी की बकायदा एक पूरी दस्तावेज फाइल बनती है। वो फाइल में पूरी प्रॉपर्टी की हिस्ट्री होती है कि पहले ये किसके पास थी, उससे पहले किसके पास थी, उससे पहले किसके पास थी। इसको हम प्रॉपर्टी का थ्रेड कहते हैं। तो आपको उस थ्रेड से मालूमात हो जाता है कि ये प्रॉपर्टी किसके हाथ से किसके हाथ में गई। पूरा का पूरा थ्रेड की फाइल, दस्तावेज आप उस बेचने वाले से ले लें, क्योंकि अब आगे का थ्रेड आप इसका चलाएंगे। तो वो पूरा पुरानी उसकी हिस्ट्री आ गई आपके पास, उसकी वसीयतनामा आ गया अगर वो वसीयत में है, उसका नो ड्यूज आ गया, आपने रजिस्ट्री प्रॉपर कराई, तब ये प्रॉपर्टी आपको चैन की नींद आपको सुलाएगी और आपके लिए एक अच्छा निवेश बनेगी। वरना बहुत सारे किस्से स्मृति सुनने में आते हैं जहां पर लोगों ने प्रॉपर्टी ली और लेने के बाद जब उन्होंने इस्तेमाल करनी शुरू करी, पता लगा 2-3 महीने बाद कहीं कोई लोन मांगने वाला आ गया या कोई कोर्ट से कोई नोटिस आ गया कि साहब प्रॉपर्टी खाली करिए, ये तो हमारी मालकियत थी, वगैरह वगैरह। और ये भी ध्यान रखें कि जो आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं, मान लीजिए वो किराए पे चढ़ी हुई। आजकल एक और नया ट्रेंड है स्मृति, जो मैं बताना चाहूंगा कि लोग प्रॉपर्टी रेंट पे चढ़ी हुई खरीदते हैं। तो उससे क्या होता है कि आपको नए सिरे से एक किराएदार ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो किराया पहले आ रहा है, मालकियत बदल गई, वो किराया अब आपको देना शुरू कर देगा क्योंकि आपने उसको ले ली। तो ये देखना है कि जो किराए की एग्रीमेंट बनी हुई है मालिक के साथ, वो एग्रीमेंट, आप बहुत सारे लोग भूल जाते हैं, वो एग्रीमेंट अब आपके नाम हो जानी चाहिए। ये नहीं कि वो ही एग्रीमेंट चले जा रही है। तो इसलिए ये सब चीजें ध्यान में रखेंगे तो प्रॉपर्टी आपके लिए एक अच्छा इन्वेस्टमेंट का ऑल्टरनेट बन के आएगा। और कोई ऐसी चीज हो जो छुपी हुई हो, तो हम लोग प्रॉपर्टी में एक प्रोसेस कहते हैं जिसको हम बोलते हैं, और सभी दर्शक इस बात को नोट करें, इसको हम कहते हैं ड्यू डिलिजेंस। ड्यू डिलिजेंस का मतलब होता है जो मैंने जितनी बातें बताई, इसको एक प्रोफेशनल, एक वकील इसकी मालूमात करता है, इसकी तहकीकात करता है बाकायदा रजिस्ट्री ऑफिस से, कोर्ट से, और आपको एक रिपोर्ट बना के देता है कि साहब अब आपके लिए रास्ता साफ है, आप इस प्रॉपर्टी को ले सकते हैं। तो इसकी ड्यू डिलिजेंस, कुछ पैसे भले ही खर्च हो, 5,000 10,000 खर्च होते हैं, कर देने चाहिए। आखिर आपके लिए प्रॉपर्टी लंबे वक्त तक रहने वाली है और आपको इसमें से रिटर्न जनरेट करना है और आप इसमें से सुकून चाहते हैं, तो ये ड्यू डिलिजेंस करा के आपको प्रॉपर्टी लेनी चाहिए। उसमें मैंने ये जितनी बातें बताई, ये आपके लिए एक प्रोफेशनल वकील होगा या कोई रजिस्ट्रार ऑफिस से होगा, वो ये करके देगा, जिसके बाद आपके लिए प्रॉपर्टी ज्यादा मुनाफेमय हो जाएगी। आप दोनों ही मेहमान आज वक्त निकालकर हमारे साथ शिरकत किया है इस शो में, आपका तहे दिल से धन्यवाद। धन्यवाद। पैसा बोलता है कि इस खास कड़ी में फिलहाल इतना ही। हमारा ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा, इस पर आप अपनी राय हमें भेज सकते हैं। इसके लिए हमारा ईमेल आईडी है ddurduspecials@gmail.com। इसी के साथ हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब।